हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का अफेयर्स विद बिजनेस पर। आज की सेशन में हम ऑडिटिंग के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ये एमसीक्यूज आपको बहुत बेनिफिट देंगे। दीज आर टॉप 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडिटिंग और इसमें मैंने मेजरली हर एक एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटिंग कवर करने की कोशिश करी है। मैक्सिमम टॉपिक्स आपके यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। सो आप इसको पूरा देखिएगा और पूरा वीडियो हर एक चीज आपको बहुत हेल्प करेगी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये सभी टॉपिक्स हम आज के सेशन में कवर करेंगे रिलेटेड टू ऑडिटिंग, उसके बेसिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट रिस्क, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, कंपनी ऑडिट। ये सारी चीजें हमें आज के सेशन में कवर करनी है। सो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में और जितने क्वेश्चंस हैं जिनके बेस पर कुछ नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सेशन मैंने बनाया है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ एन ऑडिटर? इनमें से कौन सा ऑडिटर का राइट नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम बात करते हैं ऑडिटर की या फिर ऑडिटिंग की, तो आपको पता होता है ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, ठीक है। कौन करता है ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? एक ऑडिटर करता है। ओके, ऑडिटर आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, अच्छे से उन्हें एग्जामिन करता है और उसके बाद अपना एक ओपिनियन बनाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ऑडिटिंग। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से एग्जामिनेशन करना, उन्हें अच्छे से चेक करना कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियली मिस स्टेटेड तो नहीं है, मटीरियल मिस स्टेटेड नहीं है। इस चीज को चेक करना आपका ऑडिटिंग का काम होता है, ठीक है। सो अब जो हमारा ऑडिटर है, इसके कुछ राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती है, ठीक है, कुछ पावर होती हैं। तीनों ही चीजें आपको मेजरली सेक्शन 143 में देखने को मिलेंगी, राइट्स, ड्यूटीज या फिर पावर ऑफ एन ऑडिटर। अब देखो, ऑडिटर का हक क्या है? ऑडिटर का ये राइट है कि वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। ऑडिटर का राइट है कि वो आपसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहे वो मांग सकता है। ऑडिटर का राइट है कि वो जर्नल मीटिंग अटेंड करे। ऑडिटर का राइट है कि वो मेंबर से बात करे, मेंबर से पूछे कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं, जो भी अकाउंट्स एग्जामिन किए हैं बाय ऑडिटर, उन सभी की रिपोर्ट बनाकर वो मेंबर्स को दे सकता है और मेंबर से नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी पूछ सकता है। एक और राइट आता है, राइट टू लाइफ, ठीक है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास जब्त करने का राइट भी ऑडिटर के पास होता है। कुछ ड्यूटीज भी होती है ऑडिटर की, ठीक है। ड्यूटीज क्या है भाई? इंक्वायर करना, जहां पे उसे गलती लगेगी आपकी, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना एक ऑडिटर का काम होता है, टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना। अगर कहीं पर फ्रॉड हो रहा है तो उस फ्रॉड को रिपोर्ट करना, ठीक है। जो भी एसेट्स हैं कंपनी के पास या जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंपनी की हो रही हैं, उन ट्रांजैक्शन की ओनरशिप को वेरीफाई करना, ये सब क्या होता है? ये सब ऑडिटिंग का ऑडिटर की ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। सो ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज हमारी सेक्शन 143 में पूछी जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ एन ऑडिटर? ऑडिटर का राइट इनमें से कौन सा नहीं है? सो पहला है टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना बिल्कुल ऑडिटर का काम है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। टू आस्क नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना। टू बी हर्ड एट एनी जनरल मीटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द मीटिंग विच कंसर्न्स देम एज एन ऑडिटर,
ऑडिटर के कंसर्न में जो भी चीजें हो रही हैं, अगर वो चाहता है कि भाई मीटिंग में मैं पार्टिसिपेट करूं और मीटिंग में मेरी बात सुनी जाए, तो ये उसका अधिकार है, आप उसको उसके अधिकार से दूर नहीं कर सकते, ये उसका राइट है। ठीक है। दूसरी चीज, लास्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है, चेंज करना। अमेंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेनेवर एरर्स आर फाउंड व्हाइल ऑडिटिंग। ऑडिटिंग करते टाइम अगर ऑडिटर को कोई एरर्स मिलते हैं, तो क्या वो एरर्स को खुद से चेंज करने बैठेगा? जी नहीं, ऑडिटर का काम ये नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज करने लग जाए। ठीक है। तो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज करने का काम ऑडिटर का नहीं होता, ये उसकी राइट नहीं है, ना उसकी ड्यूटी है, ना उसकी कोई भी पावर है। ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहाँ पे सभी को? सारे ऑप्शन जब आप अच्छे से रीड करेंगे, आपको अपने आप आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। देखो क्वेश्चन में नॉट को अच्छे से पढ़ना, कई बच्चे नॉट नहीं पढ़ते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं, तो उस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे ड्यूटीज से रिलेटेड, इंक्वायर करना, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, अगर कहीं पर फ्रॉड होता दिख रहा है तो उस फ्रॉड को रिपोर्ट करना, ठीक है, अपना ओपिनियन देना, शिप चेक करना, फिजिकल वेरिफिकेशन करना, ये सारी की सारी चीजें एक ऑडिटर की ड्यूटीज होती हैं। ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। तो ऑडिटर को शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द एसेट्स हैव बीन वैल्यूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कि जो ऑडिटर है वो खुद को सेटिस्फाई करेगा कि हाँ जी, जितने भी एसेट्स की यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर की गई है। ठीक है। ऑडिटर असर्टेन करेगा कि जो एसेट्स आपकी पोजीशन है, मतलब क्लाइंट की पोजीशन में है, वो एक्चुअल में वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ओनरशिप को वेरीफाई करेगा कि जो भी एसेट्स दिख रहे हैं वो क्लाइंट की ही ओनरशिप पर है, इसका एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन करना मतलब खुद से जाकर चेक करना कि वो फिक्स एसेट एक्चुअल में वहां पर रखा हुआ है या नहीं, ये एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये होती है कि पेपर वर्क पे देखना कि ओनरशिप किसके पास है, लेकिन फिजिकली वहां पर जाकर उसको वेरीफाई करना ये काम मैनेजमेंट का है, ना कि किसी ऑडिटर का। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is a structured review of the systems and procedure of an organization in order to evaluate whether they are being conducted efficiently and effectively। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं। ऐसा सिस्टम जिसमें हम चेक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम इफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो रहा है, ऐसे ऑडिट को हम क्या कहते हैं? तो देखो जब हम ये दो टर्म्स देखते हैं ना, ये दो टर्म्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इनको देखते ही हमारे माइंड में क्या आता है? डेफिनेशन याद आती होगी एक मैनेजमेंट की, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, है ना। सो वही चीज यहाँ पर है। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज का ऑडिट कर रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहा है। ठीक है। सो आंसर है इसका मैनेजमेंट ऑडिट। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स की ऑडिट होती है, जैसे कि फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या होता है? सिंपली जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से एग्जामिन कर रहे हो, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना इज फाइनेंशियल ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट, भाई जिस वर्क इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर इन्वायरमेंट कैसा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हैजार्डियस आइटम वहां पर रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि भाई वहां पर सेफ्टी मेजर्स नहीं दिए जाते। जैसे आप लोग देखते हैं ना, माइंस में जो लोग काम करते हैं तो वो लोग ऐसे हेलमेट पहनकर जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर उनका यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस होता है जो पहनकर जाते हैं, है ना। जब आप सेफ्टी को ध्यान में रखे हुए काम करते हैं, जैसे ग्लव्स पहन के काम किया जाता है, तो ये सब चीजें क्या है? सेफ्टी ऑडिट। जब इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है
कि आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, आपका वर्क इन्वायरमेंट सेफ है या नहीं है। तो जब हेल्थ और सेफ्टी ऑफ अ वर्क प्लेस को ऑडिट किया जाता है, किसी वर्क प्लेस की हेल्थ और सेफ्टी को ऑडिट किया जाता है, उसे हम कहते हैं सेफ्टी ऑडिट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट मैंने बताया आपको, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली वर्किंग को चेक करना है, काम की एफिशिएंसी को, काम की इफेक्टिवनेस को चेक करना है, तो करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है भाई? जो भी कॉस्ट अकाउंट्स हैं, इनका वेरिफिकेशन करना, जो भी लागत है ना, लागत जो भी ऑडिट किया जाता है, ठीक है, कि आपने रॉ मटेरियल कितने का लगाया, आपने उसमें कितना लेबर लगाया, ठीक है, कितना मटेरियल यूज किया, कितना खर्चा आया, कितने ऑफिस के खर्चे आए, ठीक है, और कितना कॉन्ट्रैक्ट पे आपने उस प्रोडक्ट को बनाया। तो इन सब चीजों का ऑडिटिंग जब आप करते हैं, बेसिकली कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिटिंग जब आप करते हैं, सो उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, सो हमसे तो यहाँ पे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि अगर किसी मैनेजमेंट में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस ऑडिट को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट? इनमें से कौन सा मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट नहीं है? देखो, मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब हुआ अभी जो हमने पढ़ा था, दो टर्म, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपका वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में आपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना कर रहा होता है, यानी कि आपने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, डिपार्टमेंट बनाए हैं, और वो डिपार्टमेंट अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, सबसे पहले तो आप यही देखते हैं कि भाई हमें कितने कितने ग्रुप्स में अपने मैनेजमेंट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांटना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटोगे लोगों को, है ना? तो ये तो आपका मैनेजमेंट के प्रोसेस में आएगा। दूसरी चीज है रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। हर एक डिपार्टमेंट अपना काम किस तरीके से कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना भी मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट है। रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर में कितने लोग हैं, वो लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और अलग अलग ग्रुप में उनको क्या काम दिया गया है, ये सारी चीजें जानना आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसका रिव्यू करना पार्ट है मैनेजमेंट ऑडिट का। लेकिन जब कह रहा है ऑप्शन डी, इन्वेस्टिगेटिंग द डेप्रिसिएशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इन द कंपनी, कंपनी में डेप्रिसिएशन मेथड का इन्वेस्टिगेशन करना, उसका एप्लीकेशन देखना, ये किसका काम है भाई? ये काम है आपके कॉस्ट ऑडिट का। ठीक है, या कंपनी ऑडिट का, कि भाई आपकी कंपनी में कौन सा इन्वेस्टिगेटिंग मेथड, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड लगा है, उसका फिक्स एसेट पे कैसा एप्लीकेशन है, ये आपका कॉस्ट ऑडिट का काम है। तो ये मैनेजमेंट ऑडिट का काम नहीं है, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर? क्वेश्चन 5, ऑडिट नोटबुक कंटेन्स। ऑडिट नोटबुक क्या होती है भाई? जैसे हमारी खुद की नोटबुक होती है ना, आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करते हो, एक नोटबुक बनाते हो, उसमें यूनिट वाइज अपने सारे नोट्स प्रिपेयर करते हो, उसको रीड करते हो, उसको रिवाइज करते हो, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको कोई परेशानी ना हो। सेम तरीके से जब ऑडिटिंग होती है, उस टाइम पर भी जो हम चीजें नोट करते हैं, हम मतलब ऑडिटर और उसकी टीम क्या नोट करेगा कि भाई अच्छा ठीक है, इस कंपनी के ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, इसमें यहाँ पर मुझे एरर दिख रहा है, इस पॉइंट पर फ्रॉड दिख रहा है। ठीक है, हमने ये वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर लिया, ये वाले बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने बाकी है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जब हम लिखते हैं एक रजिस्टर में व्हाइल डूइंग ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग करते टाइम ऑडिट स्टाफ एक रजिस्टर, एक बुक मेंटेन करता है, जिसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखता है, जो पॉइंट्स उन्होंने ऑब्जर्व किए। ठीक है, जो भी डाउट्स उन्हें हैं, जो भी एक्सप्लेनेशंस उन्हें हैं, या फिर जो भी क्वेश्चंस वो पूछना चाहते हैं अपने क्लाइंट से, वो सारी चीजें वो नोट करते हैं एक डायरी में, एक नोटबुक में, जिसे हम कहते हैं ऑडिट नोटबुक। तो रेफरेंसेस के लिए बहुत सारी डेट्स वो लोग लिख सकते हैं, कितना काम हो गया उसकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन के लिए नोट्स बना सकते हैं। तो सारी ही चीजें आपके ऑडिट नोट में आती हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑडिट नोटबुक कंटेन्स ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे तक सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ब्रॉडर स्कोप, इनमें से कौन सा किसका ब्रॉडर स्कोप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आपके पास इंटरनल कंट्रोल आता है और इसके होते हैं दो पार्ट्स जिसे हम कहते हैं इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, है ना। इसको मैं बता रही हूं तो आपको ये देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि आंसर क्या होगा। आंसर तो आपको पता चल गया है, लेकिन इन तीनों टर्म्स का मीनिंग आपको पता चलना जरूरी है। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है ऐसे मेथड्स जो कि आप फॉलो कर रहे हैं अपने बिजनेस में ताकि आप एफिशिएंसी को अचीव कर सके। मेथड्स टू अचीव एफिशिएंसी इन योर बिजनेस, इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए जितने भी तरीके आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इंटरनल कंट्रोल। अब इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक का मतलब होता है जब डिफरेंट एम्प्लॉइज आपस में एक दूसरे का काम चेक करते हैं, ठीक है, ताकि जो है एरर्स जो हो रहे हैं, फ्रॉड जो हो रहे हैं, उसके चांसेस कम हो जाए, उन्हें हम होने से बचा सके। इसके लिए हम करते हैं इंटरनल चेक। मतलब एक वर्कर दूसरे का काम चेक कर रहा है, तीसरा पहले का चेक कर रहा है, दूसरा तीसरे का चेक कर रहा है, इस तरीके से सब मिलजुल कर एक दूसरे का काम चेक कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट क्या हुआ? इंटरनल ऑडिट का मतलब हुआ जब कंटिन्यूअसली एक इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करता है पूरे मैनेजमेंट को कि भाई मैनेजमेंट में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, मैनेजमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। जब डिटेल में हर एक चीज को इंटरनल ऑडिटर चेक करता है, रिव्यू करता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है, सो इंटरनल कंट्रोल, ऑब्वियस सी बात है इंटरनल कंट्रोल का ब्रॉडर स्कोप है ना। सो ऑप्शन ए आंसर होगा। इंटरनल कंट्रोल का मतलब है मेथड्स जिससे आप एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। इंटरनल चेक का मतलब होता है जब वर्कर्स एक दूसरे का काम चेक करते हैं ताकि वो फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर सके, एरर्स को प्रिवेंट कर सके। और इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कंटिन्यूअस रिव्यू करना डिटेल्ड में आपके पूरे मैनेजमेंट को, पूरे सिस्टम को, जिससे कि आप और अच्छे तरीके से अपने जो फ्रॉड्स एंड एरर्स हैं उनको बचा सके और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसके पास कोई भी ऐसे गलत स्टेटमेंट ना पहुंचे, है ना। हर एक चीज जो है वो एरर फ्री रहे, तो इसके लिए होता है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहाँ पर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर क्या होता है भाई? अब देखो, भले ही वो इंटरनल ऑडिटर है पर उसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। इंटरनल ऑडिटर आपकी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय ही होता है, किसी टेम्पररी पर्सन को नहीं बनाएंगे कि भाई अभी हो तुम, फिर कुछ टाइम बाद तुमने जॉब छोड़ दी, तुम चले गए, तो फिर क्या फायदा इंटरनल ऑडिटर का, है ना। इंटरनल ऑडिटर वो पर्सन होगा जो आपके बिजनेस में लॉन्ग रन से काम कर रहा है और फ्यूचर में भी लॉन्ग टर्म में काम करेगा। ठीक है, सो ये बिल्कुल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हैं और चेक करते हैं कि कंपनी लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, सो इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? इंटरनल ऑडिटर आपका एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है। तो गलती मत करना, उसको टेम्पररी मत समझना, हल्के मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन 8, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग। अच्छा, दो टर्म आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, आपने देखा होगा, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। दो टर्म है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग, वेरिफिकेशन, और इसके बाद आता है एक टर्म वैल्यूएशन। तीनों ही बहुत अच्छे टर्म है। वाउचिंग का मतलब होता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ताकि आप देख सको कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको दी जा रही है वो सही है, उसके लिए प्रूफ होता है वाउचिंग। वेरिफिकेशन का मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेक करना कि जितनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज बताई जा रही हैं एक्चुअल में उतनी है। ठीक है, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यूएशन का मतलब होता है आप एसेट्स और लायबिलिटीज की एक्चुअल वर्थ, ऐसा तो नहीं है आपने अपने एसेट्स को ओवर स्टेटेड दिखा दिया, ठीक है, या अपनी लायबिलिटीज को आप अंडर स्टेटेड दिखा रहे हो, कम दिखा रहे हो, ऐसा तो नहीं है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इस चीज को चेक करना इज वैल्यूएशन। तो तीन चीजें हैं, वाउचिंग,
वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन। वाउचिंग का मतलब होता है प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का प्रूफ बनते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का चेक करना, ओनरशिप कि वो एक्चुअल में आपकी क्लाइंट की है या नहीं। और वैल्यूएशन का मतलब होता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड तो नहीं दिखाया गया है आपके बैलेंस शीट में, ठीक है। सो ये तीन चीजें हमारे पास होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है वाउचिंग का, तो क्या वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है? बिल्कुल नहीं। क्या रूटीन चेक करना है? जी नहीं। वाउचर्स को चेक करना है? कहीं ना कहीं ये हो करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेरीफाई ऑथेंटिसिटी एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, मतलब जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो बिल्कुल रियल है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, इस चीज को चेक किया जाता है। दैट इज मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको टर्म बताए उसमें से दो टर्म्स हैं, वेरिफिकेशन, एक है वैल्यूएशन। देखो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि अगर आपके पास दिखा रहा है कि एसेट्स हैं आपके पास 1 करोड़ के, तो आप इसको चेक करोगे कि हाँ भाई 1 करोड़ पर है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो 1 करोड़ के एसेट है एक्चुअल में 1 करोड़ इनकी वैल्यू है या फिर आपने ओवर स्टेटेड करके दिखाए हैं। तो ये जो पूछा है यहाँ पर दैट वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ, तो वैल्यूएशन बेस बनता है किसका? वैल्यूएशन बेस बनता है आपके वेरिफिकेशन का। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एसेट्स को, लायबिलिटीज को सही तरीके से स्टेट कर पाए, तो उसके लिए आपको वैल्यूएशन पता होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज सच में उस पोजीशन पे हैं जितना आपका क्लाइंट आपसे कह रहा है। तो वेरिफिकेशन के लिए, वैल्यूएशन के लिए वेरिफिकेशन एक बेस माना जाता है। आप पहले वेरिफिकेशन करते हैं, देन उसके बाद वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। क्लियर? सो द वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन करने के लिए वेरिफिकेशन का होना जरूरी है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय। पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। देखो ये पढ़ने से पहले एक चार्ट हम देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139, ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, सेक्शन ध्यान रखना। 139 अपॉइंटमेंट का सेक्शन है। फर्स्ट ऑडिटर के अंदर आता है सेक्शन 6 और 7, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अंदर आता है 1 और 5, ठीक है। 6, 7, 1, 5 ये दोनों आते हैं फर्स्ट में और ये दोनों आते हैं आपके सब्सिक्वेंट में। अगर आपको पहला ऑडिटर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना है तो एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट, अदर्स यानी कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रख सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अपॉइंट करेगी पहले ऑडिटर को, ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर यानी कि सेकंड ऑडिटर, जब फर्स्ट ऑडिटर नहीं है सेकंड ऑडिटर हमें अपॉइंट करना है, तो अगर अदर यानी कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कशन करके मेंबर्स क्या कर सकते हैं, एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर बना सकते हैं। बट जहां पर गवर्नमेंट का नाम आया तो वहां पर फिर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी, कैग की आ जाएगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की आ जाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट में कौन है जिम्मेदार, कैग, और नॉन गवर्नमेंट में कौन है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना 6715, 6715। सो पहला ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाता है कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी गई है तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे सीक्वेंस था ना, फर्स्ट ऑडिटर और फिर ये वाला, तो अदर्स वाले ऑप्शन को चूज करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये मत कहना कि मैम यहाँ पे गवर्नमेंट भी तो चूज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमें सीक्वेंस में चलना है, ठीक है। तो सीक्वेंस में चलेंगे तो फिर क्या आएगा आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अभी हमने ये कंसेप्ट किया, द नंबर ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल्स एक्सरसाइज्ड इन अ बिजनेस टू एफिशिएंट वर्किंग इज नोन एज। अगर आपको अपने बिजनेस में बहुत सारे चेक्स करने, बहुत सारे कंट्रोल करने, ताकि आप देख सको कि एफिशिएंट वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये टर्म हमने यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले, देखो कहां पर यूज किया था, ये देखो, इंटरनल कंट्रोल मेथड्स टू अचीव एफिशिएंट वर्किंग, इंटरनल कंट्रोल है ना।
सो क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट वर्किंग के लिए बार बार चेक करना चाहते हैं, कंट्रोल्स लेकर आना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वाउचर रिलेट्स टू। देखो वाउचर मैंने बताया क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ये कोई रिसिट भी हो सकती है, ठीक है, कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट भी हो सकता है, ठीक है, कोई पेन स्लिप हो सकती है ना। तो सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई कैश रिसिट हो सकती है, कैश में पेमेंट किया है आपने, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है, तो वाउचर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट का एक प्रूफ होता है। सो इट कैन बी रिलेटेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वाउचर आपका रिसिट भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है, कोई ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13, इंटरनल चेक इज मेंट फॉर। इंटरनल चेक हम क्यों करते हैं, देखो अभी हमने डिस्कस किया था, इंटरनल कंट्रोल के अंदर दो चीजें हैं, चेक और ऑडिट। तो मैंने वहां पर भी टर्म यूज किया था कि चेक का मतलब क्या है, जब इंप्लॉइज आपस में एक दूसरे का काम चेक कर रहे हैं, जिससे कि वो जो फ्रॉड्स हैं और एरर्स हैं, ठीक है, उन्हें होने से बचा सके, फ्रॉड्स एंड एरर्स को होने से बचा सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटरनल चेक करते हैं। सो इंटरनल चेक इज मेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, ऑप्शन ए। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है चेक करना कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एंट्री आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट की है वो करेक्ट है या फिर नहीं। तो वेरिफिकेशन इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, नो, दैट इज अकाउंटिंग, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना रहे हो, जिनके आधार पर उसको एग्जामिन करना वेरिफिकेशन होता है, ये अपने आप में इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। एक्ट ऑफ एंट्रीज, जो भी एंट्रीज आप कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो जो एक्ट हम कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्यूरेसीज को चेक करने के लिए, दैट इज वेरिफिकेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, according to the section 139 section 5 of the Companies Act 2013, an auditor in the government company is appointed by। देखो गवर्नमेंट कंपनी नाम देखते ही खुश हो जाना है हमें, क्यों, हमें पता है भाई गवर्नमेंट का नाम आ गया, गवर्नमेंट कंपनी है, तो चाहे आपका फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, भाई चाहे फर्स्ट हो चाहे सब्सिक्वेंट हो, दोनों ही केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हाथ में ही पावर आएगी किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करने की। ठीक है, सो क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास अपॉइंटमेंट है सेक्शन 139(5) में एक ऑडिटर को अपॉइंट करने की इन अ गवर्नमेंट कंपनी। फिर से इस चार्ट को देखिए, फर्स्ट ऑडिटर 139(6), गवर्नमेंट कंपनी 7, अदर्स 1 और यहाँ पर 5, तो 6, 7, 1, 5, और यहाँ पर पूछा था 5 क्या होता है आपका, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, सो सब्सिक्वेंट ऑडिटर यहाँ पर क्या आएगा आपका, बाय कैग इन 180 डेज। इनके डेज भी याद रखना, यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16, auditor to visit the branch office of ABC Limited and have access to accounting records maintaining at the branch as they have appointed separate auditor for branch office। क्या हुआ, ठीक है, कंपनी एबीसी लिमिटेड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ऑडिटर को ब्रांच में विजिट करने से मना कर दिया, कहा कि नहीं भाई आप हमारे ब्रांच में विजिट नहीं करोगे, आप हमारी ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक नहीं करोगे, क्योंकि हमने ब्रांच के लिए ना एक अलग ऑडिटर का इंतजाम कर रखा है, हमने ब्रांच के ऑडिट के लिए सेपरेट ऑडिटर रखा हुआ है,
तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हमारे ब्रांच ऑडिट को करो। अब भाई ऑडिटर ने यहां पर इनकी बात सुनी और उसको याद आया कि ये तो गलत बात है। क्यों क्यों है ये गलत बात? तो ऑडिटर के राइट्स पड़े हैं। हमें पता है कि ऑडिटर का राइट है कि वो आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो आपके ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप कहते हो कि भाई हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक नहीं करना है आपने, तो एबीसी लिमिटेड कंपनी का जो ऑडिटर होगा वो अपना ओपिनियन दे देगा कि भाई मुझे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखने दिया गया। ठीक है, सो ऐसे केस में कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे? सो देखो, ऑडिटर के पास राइट है, वो विजिट कर सकता है ब्रांच में जाकर। ऑडिटर हैज अ राइट टू विजिट द ब्रांच इवन इफ सेपरेट ऑडिटर इज देयर एट ब्रांच। भले ही आपके पास अलग से ऑडिटर है ब्रांच को ऑडिट करने के लिए, फिर भी जो है ऑडिटर वहां जाकर क्या करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा। ऑडिटर कैन नॉट विजिट द ब्रांच, दिस इज रॉन्ग। ऑडिटर ब्रांच को विजिट कर सकता है। ऑडिटर को कोई रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए होगा फ्रॉम मैनेजमेंट बिफोर विजिट, बिल्कुल गलत है। उसका राइट है भाई, वो कहीं भी जाकर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। आपके रजिस्टर्ड ऑफिस भी कर सकता है, आपके ब्रांच ऑफिस भी कर सकता है। ऑडिटर नीड्स टू टेक अप्रूवल ऑफ ब्रांच ऑडिटर फॉर, नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका वो राइट है, तो वो जाकर आराम से अपनी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट की क्या लिमिटेशंस होती हैं? इनमें से कौन सी ऑडिट की लिमिटेशन इनकरेक्ट है, मतलब कौन सी लिमिटेशन इसकी नहीं है? सो ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, ऑडिटर में चेक ट्रांजैक्शन ऑन सैम्पलिंग बेसिस। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम कम होने की वजह से और कॉस्ट बहुत ज्यादा लगने की वजह से ऑडिटर क्या करता है? कुछ ट्रांजैक्शन को सैंपल बेसिस पर भी चेक कर लेता है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। Preparation of financial statements involves subjective decisions on many financial statement items which are made by management. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए जाते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं, यानी कि ऐसे डिसीजन जो एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ और है और दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ और है। ठीक है, करेक्ट। ऑडिट इज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलीज्ड रॉन्ग डूइंग्स। क्या ऑडिट ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो रॉन्ग डूइंग्स, जो जानबूझकर की गई है, उन रॉन्ग डूइंग्स को इन्वेस्टिगेट करता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, ऑडिट आपके एलिज्ड रॉन्ग डूइंग्स को इन्वेस्टिगेट नहीं करता। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंटेंशनली। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मैनेजमेंट आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ना दे और कहे कि बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतनी इंफॉर्मेशन है, इससे आप ऑडिटिंग करो, है ना। सो ऐसी वजह से भी ये भी क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट का। ये देखो यहां पर लिखा है मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड स्कीम्स। ठीक है, ऑडिट इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलीज्ड रॉन्ग डूइंग। ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है फॉर एलीज्ड रॉन्ग डूइंग। ठीक है, सो इसीलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 18। Section 143 of the Companies Act specifies the duties of the auditor to inquire on certain matters. Identify the incorrect matter in the above section. देखो सेक्शन 143 जिसमें हमने ऑडिटर के राइट्स पढ़े हैं, ऑडिटर की पावर पढ़ी है और ऑडिटर की ड्यूटीज पढ़ी है। तो सेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऑडिटर की जो ड्यूटीज हैं, ठीक है, उनको नहीं इसके अंदर हमें लेना है। मतलब इनकरेक्ट आपसे पूछा है कि कौन सी ऑडिटर की ड्यूटीज नहीं है। सबसे पहले बोला है व्हेन पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज तो नहीं किए गए हैं, ये चेक करना ऑडिट है। बिल्कुल। लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने जो दिए हैं वो डिपॉजिट्स हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स। लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट की तरह शो किया गया है या नहीं, चेक करना है। शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो या कुछ भी सिक्योरिटीज हो, वो परचेज प्राइस से कम में तो नहीं बेची गई हैं, इसको चेक करना है। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपरली चार्ज किए गए हैं, अपडेटेड है या नहीं, ये चेक करना, ये ऑडिटर का काम नहीं है। ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट का काम है। सेम तरीके से जो हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया था
कि फिजिकल वेरिफिकेशन जाके करना ये ऑडिटर का काम नहीं है, वो मैनेजमेंट का काम है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन 19, द ऑडिटर has the right to line the books of accounts on non-payment of audit fees subject to some conditions। देखो, ऑडिटर का ये राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास सीज कर ले अगर उसको उसके काम का पैसा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इनमें से वैलिड कंडीशन कौन सी है, सॉरी कौन सी नहीं है, नॉट कौन सी नहीं है। तो देखो, वैलिड कंडीशन कौन सी कंडीशन हुई, वैलिड कंडीशन वो कंडीशन हुई जिसमें ऑडिटर के पास ये राइट नहीं है कि वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अननेसेसरी रीजन की वजह से अपने पास रख ले। वो उतने ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, मतलब उतना ही पैसा आपसे मांग सकता है जितने का उसने काम किया है। ठीक है, और जितना पैसा कंपनी ओ करती है, क्लाइंट जो है जितना पैसा ऑडिटर को ओ करता है, सिर्फ उतने के ही वो डॉक्यूमेंट्स को आपके लाइन कर सकता है। ठीक है, सो राइट टू लाइन यहाँ पर आता है, डॉक्यूमेंट्स can be retained only if he has worked on the work assigned, yes. Documents must have come into possession on the authority of client, yes. Documents must pertain to the client who owes the money, yes. Entire books of accounts, documents, agreements should be retained whether connected with work or not, नहीं। काम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ही अपने पास ऑडिटर रख सकता है, उसके अलावा नहीं रख सकता है। ठीक है, ये देखो, राइट टू लाइन। On this premise, auditor can exercise line on books and documents placed at his possession by the client for non-payment of fees for work done on the books of accounts। ठीक है, यानी कि राइट टू लाइन का इस्तेमाल एक ऑडिटर तभी कर सकता है जब उसका काम करने, जितना उसने काम किया उसका पैसा उसे नहीं मिला, और ऐसा कुछ कंडीशंस पर ही कर सकते हैं। क्या कंडीशंस हैं, कि जितना पैसा ओ करती है एक ऑडिटर क्लाइंट से, ठीक है, उतने ही डॉक्यूमेंट्स तक को क्या किया जाए, रिटेन किया जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो है पोजीशन में होने चाहिए ऑडिटर के, ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब क्लाइंट की अथॉरिटी हो। दे मस्ट नॉट हैव बीन रिसीव्ड थ्रू इरेगुलर और इलीगल मींस। ठीक है, इलीगल मींस से नहीं होना चाहिए। ओके, ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स को रिटेन कर सकता है सिर्फ उतना जितना उसने काम किया है। ठीक है, और उन डॉक्यूमेंट्स को रिटेन हम कर सकते हैं जिसके लिए फीस पे नहीं की गई है, जितने काम के लिए फीस पे नहीं की गई है सिर्फ उतने ही चीजों को हम क्या करेंगे, रिटेन करके रखेंगे। ठीक है, सो इसीलिए यहां पर इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर। क्वेश्चन 20, when the auditor is not provided sufficient information required by him or her or is denied to access books of accounts, what is the remedy available with the auditor। भाई आपके पास एक तो ऑडिटर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने आ रहा है और आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हो, तो इस केस में वो एक डिस्क्लेमर ओपिनियन बना के देगा कि भाई मुझे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए जिसके बेस पर मैं अपना ओपिनियन दूं, है ना। सो इस केस में क्या है जो ऑडिटर कर सकता है, सो व्हेन द ऑडिटर इज नॉट प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय हिम और हर और इज डिनाइड टू एक्सेस टू बुक्स व्हिच इज व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल विद द ऑडिटर। क्या ऑप्शन है उसके पास, सबसे पहला कि वो जो मैटर है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाके इमीडिएटली रिपोर्ट करे, ये ऑप्शन नहीं है। टू टेक द बुक्स ऑफ अकाउंट फोर्सफुली एंड इंस्पेक्ट देम, जबरदस्ती उनसे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट छीने और अपना चेक करना शुरू कर दे, उन्हें इंस्पेक्ट करना शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं। कंपनी को स्यू कर दे, नहीं, कंपनी को स्यू नहीं करना है। ठीक है, to report to the members that he or she could not obtain all the information explanations necessary for the performance of his or her duties। उसे क्या करना है, उसको मेंबर्स को, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है कंपनीज के, उन्हें इन्फॉर्म करना है कि भाई देखो ऐसा है, हम तो अपना काम अच्छे से कर रहे थे लेकिन आपकी कंपनी में जो लोग हैं उन्होंने हमें सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। ठीक है, जिसकी वजह से मैं अपना सही ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा और जो रिपोर्ट मैं बनाऊंगा उसमें ओपिनियन में मैं लिख दूंगा कि भाई मुझे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। तो अगर किसी भी ऑडिटर के साथ ऐसा होता है कि उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो सिंपली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म कर सकता है दैट मुझे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई जिसके बेस पर मैं अपनी ड्यूटीज ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, इनमें से कौन सा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखो ऑडिट के ना दो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी एक्यूरेसी को चेक करना, फेयर स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, फेयर एंड ट्रू व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, इसे चेक करना, दैट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं उन्हें होने से प्रिवेंट करना, ठीक है, जो भी एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं उन्हें होने से प्रिवेंट करना, उन्हें होने से रोकना, दैट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आपने ऐसे 200 के अंदर भी कुछ मेजर 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े होंगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के 200 में अंदर। सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है आपसे पूछा है, तो पहला दिया है कम्युनिकेट द ऑडिटर फाइंडिंग्स, बिल्कुल रिपोर्ट जो बनती है उससे आपको कम्युनिकेट करना होता है। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग्स विद एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक ओपिनियन आपको देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी आपने बनाए हैं वो आपने सही डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट सारे चेक करके बनाए हैं, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो करके बनाए हैं। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव विच इज वेरी ट्रू। टू गिव रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी रिपोर्ट देना। टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। सो पहले देखो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस आपको ऑडिटर नहीं दे सकता। ऑडिटर जो भी आपको रिपोर्ट बना के देता है वो नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स उसने लिए थे उसके बेस पर बना के देता है, जैसे वो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेस पर वो आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देगा, ठीक है। सो ऑडिट रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग और वेरिफिकेशन में कौन सा इनकरेक्ट है। देखो दोनों का मीनिंग हम सबको पता है, अभी अभी हमने एक बार रिवाइज भी किया। वाउचिंग का मतलब होता है जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको चेक करना, सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से प्रूफ चेक करना कि हाँ भाई वाकई में ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और वेरिफिकेशन का मतलब होता है ये चेक करना कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज दिख रही है वो सही ओनरशिप पर दिख रही है ना। सो दोनों चीजों का मतलब हमें पता है। अब इसके बेस पे हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, तो यानी कि आपको कुछ करेक्ट चीजें बताइए, आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है ना। तो चलो गलती निकालते हैं, एक्सपर्ट है हम इस चीज में। सो वाउचिंग वेरीफाइज द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस। वाउचिंग क्या करता है, ट्रांजेक्शंस वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन को चेक करता है कि हाँ भाई जो ट्रांजेक्शंस है उसका प्रूफ हमारे पास है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो भी एग्जिस्टेंस है आपके पास बैलेंस शीट में, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसकी एग्जिस्टेंस और उनकी ओनरशिप को चेक करना। तो बिल्कुल करेक्ट है ये बात, है ना। वाउचिंग रिलेटेड होता है आपके ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स में जो ट्रांजेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड आपकी वाउचिंग होती है। और वेरिफिकेशन होती है आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड, बिल्कुल करेक्ट। वाउचिंग जो होती है पूरे थ्रू आउट द ईयर होती है, बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स का जो प्रूफ होता है हम पूरे साल भर रखते हैं, है ना। और वेरिफिकेशन हम एट द एंड ऑफ द ईयर आराम से करते हैं फॉर ऑडिटिंग, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, वाउचिंग इंक्लूड्स वैल्यूएशन, वाउचिंग में वैल्यूएशन इंक्लूड होता है और में वैल्यूएशन इंक्लूड नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अभी कुछ देर पहले भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि वेरिफिकेशन के लिए, सॉरी वैल्यूएशन के लिए वेरिफिकेशन क्या है, बेस होता है ना। सो वाउचिंग में वैल्यूएशन नहीं होता, लेकिन जब भी वेरिफिकेशन हम करते हैं तो उसमें वैल्यूएशन का होना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी में उल्टा लिखा गया है यहाँ पर, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता देती हूँ मैंने क्या कहा अभी यहाँ पर, देखो वाउचिंग इंक्लूड्स वैल्यूएशन, ये रॉन्ग है, यहाँ पर आना चाहिए था वेरिफिकेशन इंक्लूड्स वैल्यूएशन, वेयर एज वेरिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड वैल्यूएशन, विच इज रॉन्ग। यहाँ पर आना चाहिए था वाउचिंग, वाउचिंग में वैल्यूएशन का कोई काम नहीं है, वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन का काम है। और अभी देखो हमने थोड़ा टाइम पहले ही एक स्टेटमेंट पढ़ी थी यहाँ पर, किधर गया, हाँ नहीं यहाँ पर लिखांगे, एक स्टेटमेंट पढ़ी थी छोटी सी, हाँ ये वाली, वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ, वैल्यूएशन किसका बेस होता है, वैल्यूएशन वेरिफिकेशन का बेस होता है। तो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन हमें दोनों ही चाहिए होते हैं,
वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन दोनों ही चाहिए होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वैल्यूएशन के साथ दूसरा टर्म क्या था, वैल्यूएशन, ठीक है, और वैल्यूएशन के साथ हमें वाउचिंग नहीं चाहिए होता है ना। सो इस चीज का ध्यान रखना कि वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन साथ में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 23, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट बिगिंस विद। तो फाइनेंशियल ऑडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियल मिस स्टेटमेंट चेक करना। तो ये बिगिंस विद किससे शुरू होता है? सबसे पहली बात, बेसिक चीज जो अपने पूरे मैनेजमेंट में हम पढ़ते आए हैं, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। सो P फॉर प्लानिंग। प्लानिंग हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, हम कोई भी ऑडिट करें हमारा पहला स्टेप क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट किससे शुरू होगा? ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग से शुरू होगा, है ना। तो फाइनेंशियल ऑडिट सबसे पहले क्या करते हो आप? प्लानिंग करते हो, डिजाइन करते हो एक ऑडिट प्रोसीजर, मतलब क्या मेथोडोलॉजी होगी आपका, क्या प्रोसेस होगा जो आपकी टीम फॉलो करेगी। फिर उसके बाद आप डिफरेंट टेस्ट को क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट को एग्जामिन करते हो, इंटरनल कंट्रोल्स में क्या जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको अच्छे से एग्जामिन करते हो, ठीक है। उसके बाद जो फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस हैं उन्हें टेस्ट करते हो। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाते हो, है ना, एक रिपोर्ट तैयार करते हो जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल ऑडिट की इंफॉर्मेशन को लिखते हो। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका? प्लान, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका? प्लानिंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 24, which section of Indian Companies Act 2013 among the following provides for the appointment of first auditor by the board of directors within 1 month of date of registration of the company? देखो क्या बोला यहाँ पर, आपसे पूछा पहला ऑडिटर जो अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, तो वो कौन से सेक्शन में आता है, ठीक है। सो आपको मैंने सेक्शन अभी याद कराए थे 6, 7, 1 और 5, ठीक है। कौन सा? 139 के अंदर, है ना, सेक्शन 139 के अंदर। तो आप देखेंगे 139 2 तो नहीं है, 139 6 आता है, ठीक है। अदर में आता है फॉर फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। 6 और 7 होगा फर्स्ट के लिए, और फर्स्ट और 5th होगा आपका सब्सिक्वेंट के लिए। तो यहां पर क्या पूछा है? फर्स्ट ऑडिटर पूछा है, तो फर्स्ट ऑडिटर किस में आएगा? 139 6 में आएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये टेबल, ये चार्ट मैंने अगेन यहाँ पे ऐड किया हुआ है आप लोगों के लिए, इसको आप देख सकते हैं। नाउ क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट मींस, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है जहां पर ऑडिटर ने अपना ओपिनियन दे दिया है, ठीक है, बट वो परवेसिव नहीं है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। इसको समझने के लिए, आंसर सी तो है इसका, इसको समझने के लिए आपको समझनी होंगी 4 चीजें, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब ऑडिटर एट द एंड अपना ओपिनियन देता है, एट द एंड अपना ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करने के बाद उसने क्या अपना जजमेंट तैयार किया। 4 तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है क्लीन ओपिनियन। क्लीन ओपिनियन यानी कि ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल एरर्स, जिसमें कोई भी गलती नहीं है, जो बिल्कुल करेक्ट है। देखो थम्स अप, है ना, फ्री फ्रॉम एनी एरर्स, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। फिर आता है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें कुछ एरर है, ठीक है, थोड़े बहुत एरर्स हैं बट उनको ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ज्यादा एरर्स नहीं है। यहां पर आता है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग है, मटीरियली मिस स्टेटेड है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? मिस स्टेटेड है और परवेसिव भी है, ठीक है। यहां पर परवेसिव नहीं होती, नॉट परवेसिव, मतलब यूनिवर्सल नहीं है। गलतियां की हैं, बिल्कुल की हैं, लेकिन ठीक हो जाएगी, यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि हर एक लेवल पे नहीं है। एक जगह पर ठीक कर लोगे तो बाकी सारी जगह की गलतियां ठीक हो जाएंगी।
लेकिन एडवर्स ओपिनियन में क्या होता है, एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि मटेरियल मिसस्टेटेड है, और परवेसिव है, परवेसिव नेचर का है, यानी कि हर जगह पर आपने गलती करी हुई है, ठीक है, दैट इज एडवर्स ओपिनियन। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है जहां पर ऑडिटर को सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए जिसकी वजह से वो अपना जजमेंट दे सके। तो जहां पर सफिशिएंट ऑडिट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो यहां पर हमसे क्या पूछा था, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, तो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होती है जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है, बट नॉट परवेसिव, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये आपका पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं। आपको टाइटल मेंशन करना होता है, एड्रेस मेंशन करना होता है, ऑडिटर का ओपिनियन आता है, इसमें बेसिस फॉर ओपिनियन आता है, गोइंग कंसर्न आता है, इंपॉर्टेंट ऑडिट मैटर्स आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लोकेशन, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर के सिग्नेचर, उसका प्लेस, उसका डेट ऑफ रिपोर्ट, सारी की सारी ये चीजें आती हैं उसके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। Question number 26. A duty of an auditor to verify whether loans and advances have been properly secured or not is referred to as. तो ये ऑडिटर की कौन सी ड्यूटी होती है जिसमें जो भी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने लिए हैं, ठीक है, उस चीज को रेफर करना, उस चीज को चेक करना कि वो सिक्योर्डली मेंशन है प्रॉपरली या फिर नहीं है। तो इस चीज को चेक करना ये हमारी ऑडिटर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट ड्यूटीज होती है, मतलब वो ड्यूटीज जो बाय लॉ क्रिएट होती है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज होती है जहां पर आपने कुछ प्रॉमिस किया था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ एग्रीमेंट है जिसके बेस पर आप ड्यूटीज निभा रहे हैं, ठीक है। कुछ ड्यूटीज होती है जो आपके पास कोर्ट के डिसीजन से आपके ऊपर आती है, कुछ ड्यूटीज होती है जो आपकी प्रोफेशनल एटिक्वेट से आती है, जैसे कि आप ऑडिटर हैं तो भाई आपको काम अपना ईमानदारी से करना है ना। तो इस तरीके की ड्यूटीज जो आपकी प्रोफेशन की वजह से आती है। सो अगर यहाँ पे आपको बोला है कि भाई लोन्स एंड एडवांसेस सही तरीके से रखे हैं, नहीं रखे हैं, सही तरह से मेंशन है, नहीं है, तो इस चीज की अगर आपको क्लासिफाई करनी है तो वो किस में आती है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज में। तो ये है ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, सेक्शन 143, पता है सभी को। तो स्टैट्यूटरी और ड्यूटीज में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स, ड्यूटी टू इंक्वायर, ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स, duty to state the reason for qualification of negative report, duty to assist investigation, to certify statutory report, to certify prospectus, to report under voluntary winding up, duty to preserve working papers. कॉमन लॉ के अंदर आती है कि ड्यूटीज टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहना अपने काम के साथ, ठीक है, नॉलेज ऑब्टेन करना, एडिशनल वर्क परफॉर्म करना, और एसेट्स कंपनी की जो है उसको चेक करना। अदर ड्यूटीज हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज आती हैं और कुछ प्रोफेशनल ड्यूटीज आती हैं, ठीक है। सो इस वाले का आंसर क्या बनेगा आपका, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज जो बाय लॉ क्रिएट होती हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27. Which section of the Companies Act 2013 governs branch audit? कौन से सेक्शन में कंपनी के ब्रांच ऑडिट आता है? देखो, ब्रांच ऑडिट का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब कोई भी कंपनी अपनी डिफरेंट ब्रांचेस बनाती है और एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए वो सेपरेटली ऑडिटिंग करवाना चाहती है, दैट इज ब्रांच ऑडिट, ठीक है। ये आती है आपकी सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी। देखो, 143 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स ब्रांच ऑडिट। Under this section, the accounts of a company's branch office shall be audited either by the company's auditor or by any other person qualified for appointment as an auditor of the company under this act. Whether the branch office is located outside of India, the branch office account must be audited by the company's auditor and accountant or any other person duly qualified to act as an auditor of the branch office account. ठीक है, so basically किसी भी कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है उसे भी ऑडिट कराया जाना जरूरी है, चाहे कंपनी अपने खुद के ऑडिटर से कराए, चाहे वो किसी दूसरे एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करे फॉर स्पेसिफिक दैट ब्रांच, ठीक है, लेकिन उस ब्रांच का ऑडिट होना भी जरूरी है।
क्वेश्चन 28, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन? तो दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 143, ये हम सभी को पता है. अकॉर्डिंग टू रूल 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रूल्स 2014, कौन सी क्लासेस ऑफ कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत है? सो देखो, इंटरनल ऑडिटर हर वो कंपनी अपॉइंट कर सकती है जो कि है लिस्टेड. ठीक है, सो एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी का ये राइट है कि वो ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है. एवरी लिस्टेड कंपनी हैज राइट टू अपॉइंट द ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर. ठीक है, इसके बारे में और पढ़ते हैं यहाँ पर. तो देखिए, लिस्टेड कंपनी, साथ ही साथ कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग्स 100 करोड़ से ज्यादा है और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स उसके 25 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी को भी इंटरनल ऑडिटर रखने की जरूरत है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. और कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा, जिसका आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग 100 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी कंपनी को भी अपने पास एक इंटरनल ऑडिटर रखना जरूरी है. ठीक है, सो यहाँ पर देखा जाए एवरी लिस्टेड कंपनी, एज पर ऑप्शन एवरी लिस्टेड कंपनी को ऑडिटर रखना जरूरी है. क्वेश्चन 30, रिपोर्ट गिवन बाय द ऑडिटर आफ्टर द ऑडिट वर्क. ऑडिट वर्क कंप्लीट होने के बाद जब एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है, जो एक रिपोर्ट बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट अभी जस्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया. ये क्वालिफाइड रिपोर्ट है ना, क्वालिफाइड रिपोर्ट जिसमें एरर्स तो है लेकिन परवेसिव नहीं है. अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो बिल्कुल क्लीन ओपिनियन है. लोग सोचते हैं अनक्वालिफाइड लिखा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, लेकिन नहीं, अनक्वालिफाइड का मतलब होता है क्लीन रिपोर्ट. ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर. क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है जहां पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट नॉट परवेसिव. इंटर्न रिपोर्ट का मतलब होता है 6 मंथ्स में जो रिपोर्ट बनती है. और ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी फाइनल रिपोर्ट होती है एट द एंड ऑफ द ऑडिट वर्क. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी. Which type of auditor report does not exist? So audit report with an emphasis on matter paragraph. Matter मतलब important paragraph पे जिसे फोकस हो. अनमॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, सिंपल रिपोर्ट कोई भी तरीके की रिपोर्ट नहीं है. Question number 32. Dash means an inquiry into the value, ownership, title, existence, possession and presence of any charge on the assets. So अगर आपको इंक्वायरी करनी है about the value, about the ownership, about the title, about the existence and possession, जो भी किसी भी एसेट का, एसेट के ऊपर अगर लिखा है कि हाँ ये एसेट है मिस्टर एक्स की, तो उस चीज को चेक करना, उस चीज की ओनरशिप चेक करना कि वाकई में ये एसेट मिस्टर एक्स की है या नहीं है, इस चीज की डिटेल में इंक्वायरी करना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन. ठीक है, जब भी हम बात करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, डिटेल में ओनरशिप, डिटेल में वैल्यू, टाइटल, ये सब कुछ चेक करना, दैट इज वेरिफिकेशन. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इंटरिम ऑडिट. इंटरिम ऑडिट क्या होता है? इंटरिम ऑडिट का मतलब होता है वो ऑडिट रेफर्स टू एन ऑडिट, सॉरी, इंटरिम ऑडिट का मतलब होता है वो ऑडिट जो हम 6 मंथ्स के गैप में या फिर 9 मंथ्स के गैप में करते हैं. बेसिकली मिड ऑफ द ईयर में करते हैं, मिड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड करते हैं. ठीक है, सो इट इज एन ऑडिट बिटवीन द 2 एनुअल ऑडिट्स, यानी कि 2 जो एनुअल ऑडिट्स हैं उसके बीच में जो हम एक ऑडिट करते हैं, यानी कि फाइनल ईयर में जो ऑडिट होगा पहला और जो दूसरे फाइनल ईयर में ऑडिट होगा, इसके बीच में जो हम एक ऑडिट कर देंगे उसे हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट. ठीक है, नाउ क्वेश्चन 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हाइल वाउचिंग कैश परचेज. कैश परचेज को वाउच करते टाइम हमें कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो देखो, हम खरीदे कैश परचेज, तो जब हम उधार में सामान खरीदते हैं, ठीक है,
जब हम उधार में सामान खरीदते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, हमारे बनते हैं क्रेडिटर्स। जब हम उधार में सामान बेचते हैं तो हमारे बनते हैं डेटर्स। यहाँ पर बात हो रही है कैश परचेज की। आपने कैश में सामान खरीदा, आपने सामान खरीद लिया, ठीक है, आपने सामान खरीद लिया तो आपके पास से कैश क्या हो गया, कम हो गया। अब अपनी कैश बुक में क्या दिखाओगे, यहाँ पर आप दिखाओगे टू कि भाई यहाँ पर तो पैसा आता है, यहाँ पर दिखाओगे बाय कि पैसा जाता है, तो आप बाय करके दिखाओगे कि भाई हमने इतना आइटम परचेज किया है, तो बाय परचेज, है ना। सो कैश बुक की जब एंट्री करेंगे तो हम क्या जब कैश परचेज की वाउचिंग करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम कैश बुक देखेंगे कि पेमेंट में, कैश बुक में पेमेंट कॉलम पर परचेज दिखाई है या नहीं दिखाई है, ठीक है। सो यहाँ पर डेटर लेजर चेक करने की जरूरत नहीं है, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैश बुक का पेमेंट साइड को चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। एक ऑडिटर जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एफर्ट्स डाल रहा है ताकि वो कुछ फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सके। वो फ्रॉड कैसा हो सकता है, वो फ्रॉड कैश से रिलेटेड भी हो सकता है, गुड्स से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड भी हो सकता है, और सारा ही हो सकता है बेसिकली। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। हो सकता है वो कैश में कुछ हेरा फेरी कर दे, है ना, हो सकता है कि वो कुछ गुड्स गायब कर दे, या हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज गलत लिख रहा है ना। इस तरीके की जो है एरर्स वो यहाँ पर करता है, और इस तरीके के एरर्स को हम कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, गुड्स या फिर फ्रॉड्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 36, द अरेंजमेंट ऑफ अकाउंटिंग वर्क अंडर विच द वर्क ऑफ वन पर्सन कम्स अंडर अनदर। देखो ये चीज हमने शुरू में पढ़ी थी जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था। एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन का वर्क चेक कर रहा है। मतलब सपोज पर्सन है ए बी सी, है ना, आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहे, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने बोला है कि मिस्टर ए आप मिस्टर बी का काम चेक करना, मिस्टर बी को बोला है मिस्टर बी आप मिस्टर सी का काम चेक करना, और मिस्टर सी को बोला है कि आप मिस्टर ए का काम चेक करना, जिससे कि जो पर्सन जो भी काम कर रहा है उसका एक दूसरे पर चेक होता रहे, एक दूसरे पर नजर रहे, जिससे कि एरर्स एंड फ्रॉड्स बचे। एरर्स और फ्रॉड्स को होने से पहले ही हम उसको बचाएं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल वाउचिंग परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जब हम क्या कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो परचेज रिटर्न, सबसे पहले तो परचेज जब हम कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, हमारे बनते हैं क्रेडिटर्स, और हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं कि हम सामान वापस बेच रहे हैं, ठीक है। सो कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो क्रेडिट जरूरत पड़ती है सेल्स के टाइम पर, है ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन ए होगा। कट ऑफ पॉइंट्स, कट ऑफ पॉइंट्स का एग्जामिन करना, डेबिट नोट्स का एग्जामिन करना, परचेज रिटर्न बुक का एग्जामिन करना, तीनों की जरूरत पड़ेगी आपके परचेज रिटर्न में। कट ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, कट ऑफ पॉइंट्स का सिंपल यही मतलब है कि कितना कितना परचेजेस आपने करी है, ठीक है। बेसिकली यहां पर मैं लिख देती हूँ बेसिकली लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स को चेक करना कि भाई कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम आपने यहाँ पर परचेज किया है, ठीक है। टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड्स। टैक्स ऑडिट जो है वो कंपल्सरी है उस पर्सन के लिए जो अपने जिसका ग्रॉस टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन 39, द मेन पर्पस ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है, देखो सबसे पहले तो प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है ये चेक करना कि जो भी आप काम कर रहे हो प्रॉपर अपोर्शनमेंट में हो रहा है, मतलब जिसको जितना काम बांटा है वो उसी अकॉर्डिंग हो रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, कोई लीकेज नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज को चेक करना इस प्रोप्राइटरी ऑडिट, मतलब जो भी रिसोर्सेज है बेसिकली वो वेस्ट नहीं हो रहे हैं, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं हो रही है, जब इस चीज को चेक किया जाता है दैट इज प्रोप्राइटरी ऑडिट।
सो द मेन पर्पज ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट इज टू चेक कॉस्ट रिकॉर्ड, नहीं ये तो कॉस्ट ऑडिट का काम है। ट्रांजेक्शंस हैव बीन डन इन कंफर्मिटी विद एस्टैब्लिश्ड रूल्स, की रूल्स के अकॉर्डिंग चीजें हो रही है या नहीं, रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे, इस चीज को चेक करना है इस प्रोप्राइटरी ऑडिट। सिस्टम को रिव्यू करना एंड द प्रोसीजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ये इसके अंदर नहीं आएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द मेन पर्पज ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट इज टू चेक that the transactions have been done in conformity with established rules. Which of the following is not true about opinion on financial statements? इनमें से कौन सा financial statements में जो opinion होते हैं उसके बारे में true नहीं है? Auditor should express an opinion on financial statements. Yes, उसे अपना financial statement के ऊपर opinion देना चाहिए. His opinion is no guarantee to future viability of business. जरूरी नहीं है कि ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया है वो बिल्कुल गारंटीड हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। उसका बस ये काम है एज एन ऑडिटर कि आपको बताना कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें हैं, बट उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, ही शुड एग्जामिन वेदर रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड, कि जो भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो सही तरीके से कंसिस्टेंट तरीके से काम हो रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज दी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन 41, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज टू, फाइनेंशियल ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्क्रूटनाइज करना, पॉइंटिंग आउट करना ओवर स्टेटमेंट एंड अंडर स्टेटमेंट को, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो ध्यान रखना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल ऑडिट का टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन जो है उसे एक्सप्रेस करना। दैट इज ऑप्शन डी। Now question number 42, who among the following can be appointed as the auditor of the company? किसको हम कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करते हैं? तो देखो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर, सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। एक ऑडिटर सीए, एक ऑडिटर बनने के लिए आपका सीए होना जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, और अगर कोई फर्म है तो उसमें मेजर पार्टनर सीए होने चाहिए। ठीक है, फर्म जो अपॉइंट की गई है, सीए पार्टनर्स एक ऑथराइज पर्सन होता है जो फर्म के बिहाफ पर एक्ट करेगा। कौन कौन एलिजिबल नहीं होता है? तो एक बॉडी कॉर्पोरेट जो कि एलएलपी नहीं है वो एलिजिबल नहीं है, कंपनी का कोई ऑफिस, कंपनी का कोई एम्प्लॉय, ठीक है, कोई पर्सन जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप है, कोई बिजनेस है, डायरेक्टर का कोई रिलेटिव, कोई फुल टाइम एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, और पार्टनर ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, पर्सन जो रिलेटिव है, वो सारी की सारी चीजें इसमें नहीं आती है। तो ये एक बार रीड कर लीजिएगा आप कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, ये आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, सो पार्टनर और द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, नो, रिलेशन नहीं होना चाहिए। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बिल्कुल नहीं। मिस्टर वाई जिसने 500 रुपए लिए है कंपनी से, क्या वो ऑडिटर बन सकता है? नहीं। मिस्टर जेड जिसके पास सीए का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और जो सीए प्रैक्टिस कर रहा है, उसे हम कहेंगे कि हाँ भाई आप ऑडिटर बन सकते हो। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 43, द ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय, ऑडिट प्रोग्राम कौन प्रिपेयर करता है? बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम क्या है? एक तरीके से आपका ब्लूप्रिंट कि आप क्या क्या काम करने वाले हैं। सो ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करता है कौन? ऑडिटर एंड उसके असिस्टेंट्स। ठीक है, ऑडिटर एंड उसके असिस्टेंट तैयार करते हैं, और ये मैंने पहले ही बताया जिसमें आपके सारी डिटेल प्लानिंग होती है। ठीक है, कि आप क्या क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस चीज को पहले करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, किस चीज को सेकेंडरी करेंगे। क्वेश्चन 44, वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाय, तो जो भी ऑडिटर अगर अपना पोजीशन रिजाइन करता है और उसके बाद जो वैकेंसी वहां पर बनती है उसे कौन वापस फिल करता है? तो जनरल मीटिंग्स रखाई जाती है शेयर होल्डर्स की, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें मीटिंग के दौरान ये डिस्कस किया जाता है कि कौन इस पोजीशन को फिल करेगा। इसमें आपको कैजुअल वैकेंसी पढ़नी है सेक्शन 139(8) के अंदर। ठीक है,
कोई अगर अदर कंपनी है, मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में फिल करेंगे उसको। अगर रेजिग्नेशन का केस है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, जिसे अप्रूव करेगी कंपनी बाय एनुअल जनरल मीटिंग। तो एट द एंड एनुअल जनरल मीटिंग होनी है यहाँ पर, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी है तो वापस से कैग का रोल आएगा। और अगर फेलियर का केस है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज के अंदर अंदर वापस से इस वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो अगर रेजिग्नेशन है तो फिर एट द एंड क्या होगा, यहाँ पर जनरल मीटिंग में ही सारी की सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। क्वेश्चन 45, अ स्पेशल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट करता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले स्पेशल ऑडिटर कौन होता है? स्पेशल ऑडिटर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी कॉम्प्लेक्स केसेस में एज एन यूज किया जाता है। जब सपोज करो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 लोगों के ऑडिट करने से भी काम नहीं हो रहा, 10 लोगों के ऑडिट करने से भी काम नहीं हो रहा, तो हम एक स्पेशल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं फॉर पर्टिकुलर स्पेशल टास्क, ठीक है। जैसे कि सपोज कोई फॉरेंसिक अकाउंटेंट है, हमने उसको स्पेशली हायर किया है फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क, तो इसके लिए हम एक स्पेशल ऑडिटर को हायर करते हैं। और स्पेशल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अंडर सेक्शन 233A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अ रेम्युनरेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय। कंपनी ऑडिटर का जो रेम्युनरेशन है वो कौन फिक्स करता है? तो देखो, इसके लिए सिर्फ हमें ये बताया गया है कि जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, एक कमेटी बनाई जाती है, एक टीम बनाई जाती है, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो ही किसी भी कंपनी ऑडिटर का रेम्युनरेशन डिस्कस करती है, ठीक है। देखो यहाँ पर पढ़ो, रेम्युनरेशन ऑफ एन ऑडिटर फिक्स्ड इन जनरल मीटिंग इन सच अ मैनर एज मे बी डिटरमाइन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स रेम्युनरेशन फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी अथॉरिटी बनाई गई हैं वो क्या करेगी? रेम्युनरेशन फिक्स करेगी। रेम्युनरेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इज फिक्स बाय, एक मिनट लेट मी चेक दिस, यस, यहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही आएगा। कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फिक्स करते हैं, बट जनरली जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, बेसिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होती है। जिस भी अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया वो ही आपकी रेम्युनरेशन को फिक्स करेगी। क्वेश्चन 47, इंटरनल ऑडिटर हैज टू सबमिट रिपोर्ट। किसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे? वो इंटरनल ऑडिटर, ऑब्वियसली बात है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। द टर्म स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस रेफर्स टू। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? सिंपली जो भी ऑडिटिंग करते टाइम कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, ऐसी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना इज स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। सो इट इज एन ऑडिटिंग टेक्निक अडॉप्टेड बाय ऑडिटर फॉर कलेक्टिंग एंड वाउचिंग एविडेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन 49, बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस्ड। ऑडिट वर्क जब शुरू होता है उससे पहले ऑडिटर प्लान करता है पूरे काम को, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। ये चारों टर्म्स क्या होते हैं? देखो, ऑडिट प्लान का मतलब होता है एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, जिसमें आप सारी की सारी डिटेल्स लिखते हो कि क्लाइंट से आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। ऑडिट नोटबुक क्या है? एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें आप अपने सारे पॉइंट्स नोट करते हो जो आपने ऑब्जर्व किए, जो डाउट्स आपके हैं, जो एरर्स हैं, जो क्लैरिफिकेशंस आपके हैं, वो सारी चीजें आप ऑडिट नोटबुक में लिखते हो। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, दैट इज ऑडिट रिस्क। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? डिटेल्ड प्लान होता है कि ऑडिट वर्क कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कौन उसको फॉलो करेगा, कौन कौन रोल लोग उसके अंदर होंगे एंड क्या क्या चीजें उसमें पार्टिसिपेटेड होंगी, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन, बैलेंस शीट डज नॉट इंक्लूड। बैलेंस शीट में क्या नहीं आता? तो वेरिफिकेशन आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, इनकम एंड एक्सपेंसेस का, वाउचिंग रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती है, इनकी सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एडजस्टिंग ऑफ ऑडिटिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज आती है, ठीक है, लेकिन रूटीन चेक्स इसके अंदर नहीं आता। सो दिस इज अ बैलेंस शीट दैट डज नॉट इंक्लूड रूटीन चेक्स, ठीक है। सो ये थे आपके अराउंड 50 क्वेश्चंस जो हमने आज के सेशन में सॉल्व किए हैं, एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। और कोई भी अगर आपको डाउट हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और रिवाइज करते हुए चलिए।
and see you all in the next video. Till then, keep studying and keep revising. Bye bye students, take care of yourselves. Bye bye.